नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी के महामंथन की, जहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद बात करेंगे गोलीकांड से दहले भरतपुर की, साथ ही बात होगी सड़क पर पसरे काल की। इसके अलावा बात होगी 3 जिंदगियों के डूबने की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष नगर कॉलोनी में गोलीकांड हुआ। गोली लगने से 3 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना में 2 लोगों की मौत भी हुई है। देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ था। आरबीएम अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। गोलीकांड के बाद शहर में सनसनी का माहौल है। तो भरतपुर में खुलेआम गोलियां चली। 2 लोगों की इस गोलीबारी में मौत हुई, 3 लोग इसमें घायल हो गए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 पक्षों के अंदर यह विवाद हुआ था, जिसको लेकर यह गोलियां चली। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था का किस तरह का हाल है भरतपुर में। और दीपक पूरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दीपक, किसी फिल्मी दृश्य की तरह लगता है कि खुलेआम गोलियां चल रही हैं। 2 लोग मर चुके हैं, 3 हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है वहां पर किस तरह की कानून व्यवस्था होगी। दूसरा दीपक, ये पूरा झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? क्या पुलिस समय पर पहुंचकर इस झगड़े को रोक सकती थी? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये सही बात है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह बिगड़ी हुई है। अगर पुलिस शाम को ही समय पर पहुंचती तो शायद ये हादसा जो था वो टल सकता था और 2 लोगों की मौत नहीं होती। ये पूरा मामला था जो इस तरह था कि सुभाष नगर कॉलोनी में 2 पड़ोसियों में आपस में शाम को शराब के नशे में विवाद हुआ था। हल्का विवाद था, हालांकि शाम को भी दोनों पक्षों में फायरिंग हुई थी। उसके बाद में मामले को जो है पड़ोसियों ने शांत करा दिया था। तो सुबह जो दूसरा एक जो पक्ष था वो दूसरे पक्ष के घर पर गया, राजीनामे को लेकर के घर पे गया कि वो शाम का जो विवाद था उसमें वो राजीनामा करना चाहते हैं। लेकिन उसी दौरान जो लोग राजीनामा करने के लिए वहां घर गए थे, उन्होंने ही गोली, ताबड़तोड़ जो गोली है वो चला दी उनके घर पर। और उस घटना में जो है पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद जो एक जो आरोपी पक्ष का जो युवक था उसके भी पैर में गोली लगी, उसका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। ये 3 लोग जो पूरे घटना में घायल हुए थे उनमें से 2 की मौत हो गई है। एक जो युवक था आरोपी पक्ष का, उसका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जो है पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई सहित जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा जो है घटना स्थल पर पहुंचे और एफएसएल टीम के साथ जो है घटना का जायजा लिया और साथ जुटाए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर आरबीएम अस्पताल पहुंचे और जो आरोपी पक्ष का जो घायल युवक है उससे घटना की जानकारी ली। अब पूरे इस मामले में जो है पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह से ये मामला था, इनमें पहले भी कोई विवाद था या फिर किस बात को लेकर शराब के नशे का जो झगड़ा है वो बताया जा रहा है। लेकिन अलग अलग पहलुओं से इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से जो है गोलीकांड की नौबत आ गई और जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ये मौत हो गई। उनके जो मृतक के जो परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि पिता पुत्र थे, दोनों की अब मौत हो चुकी है। तो घर जो है वो पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। 3 इनकी जो मृतक था सुरेंद्र, उनका एक बेटा था सचिन, उसकी मौत हो चुकी है। और 3 जो भी इनकी बेटियां थी वो भी घर पर उनका रो रो करके बुरा हाल है। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कब तक की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है आसिफ, इसमें एक वीडियो भी हमारे सामने आया है जो कि जिस घर में जो राजीनामा के लिए गए थे उस घर में ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की गई है। और फायरिंग करने के बाद जो आरोपी है वो घर से निकलते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जो हाथों में है वो हथियार भी नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अगर शाम को इस घटना पर जो है पुलिस एक्शन लेती तो ये जो हादसा है वो नहीं होता। 2 लोगों की इस पूरे मामले में जो है जान नहीं जाती। जी आसिफ। दीपक, एक दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि भरतपुर से जब भी गोलीबारी की इस तरह की घटनाएं सामने आती है, सवाल यह है कि मौके पर पुलिस भले ही देर से पहुंची हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। इन हथियारों पर कैसे जो है वो बैन लगाया जाए, क्योंकि आए दिन जो खबरें सामने आती है उसमें यही पता चलता है कि किसी के पास हथियार था, किसी ने गोली चलाई। इसको लेकर भी पुलिस बहुत ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती। शायद यही वजह कि इतने ज्यादा हथियार है वहां पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आसिफ। बिल्कुल, ये दर्शकों को बहुत बताना जरूरी है कि जिस तरह से भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में
अवैध हथियारों का बड़ा बोलबाला है। यहाँ पर मेवात क्षेत्र में अवैध जो हथियार है वो बनाए भी जाते हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ करती है, लेकिन जिस तरह से बड़ी कार्रवाई अवैध हथियार जो बनाते हैं उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए, वो पुलिस नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही इसमें सामने आती है। अगर अवैध हथियारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए तो ऐसे मामले जो है आगे भविष्य में सामने नहीं आए, लेकिन पुलिस को इसमें कड़ा एक्शन लेना होगा। और कहाँ से अवैध हथियार आते हैं, किस तरह से सप्लाई किए जाते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण तरीके से एक जो है टीम गठित करके और बड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बसई नीम गांव में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने आज पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में हाथ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बता दें कि हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, पर मुख्य आरोपी फरार है, जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर आज वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारा पुराना 4 महीने पहले रट्टा हुआ था उनसे। कौन मतलब वे हमसे झगड़ गए थे रेत के चक्कर में, हमारा गटर फोड़ दिया था उनने। उसमें हमारे ताऊजी ने के लग गई थी और 3 दिन इलाज चला। हमारे ताऊजी ने को एक्सपायर हो गए थे उस रट्टे के बाद। फिर 4 महीने बाद कहा था जी फिर दूसरा हमला कर दिया उनने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं धौलपुर संवाददाता हरिवीर के साथ। हरिवीर, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बसई नीम गांव का है, जहां पर करीब 4 महीने पहले 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। शौचालय तोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद में एक बुजुर्ग घायल हुआ था, उसकी 2-3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और उसके बाद में करीब उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था और कुछ लोग फरार चल रहे थे। उसके बाद में आज रात सुबह करीब 2 बजे वो जो फरार चल रहे थे वो बदमाश आए और उन्होंने जो पीड़ित पक्ष था उन पर फायरिंग कर दी, और जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी, वो हाथ में गोली लगी है और उसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर हमला हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर ये जानलेवा हमला किया गया। तलवारों और लोहे के पाइप से हमला किया गया। हमले में मां बेटा घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में इस साल चाकूबाजी के 115 मामले सामने आ चुके हैं। कल शाम को पुरानी बात को लेकर 5-6 जनों ने घर में घुस के हमला किया तलवारों से। कौन कौन था? जोड़ा गुप्ता, सामने वाले देरवा। चित्तौड़गढ़ में एक सनकी आशिक ने पहले विवाहिता को दोस्ती का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जब विवाहिता और उसके परिवार ने आपत्ति जताई तो आशिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में विवाहिता के घर में घुसकर मारपीट की, जिससे 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं हमला करने वाले को भी चोटें आई हैं। इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस इसे महिला से जुड़ा मामला देखकर कार्रवाई कर रही है। तलवार भी लेके आए थे और ये सिर में भरी थे, भूली भरे हैं। किस मामले को लेकर के विवाद चल रहा है? जमीन के साथ। कितनी जमीन है? कितनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है? जमीन करके 5 जमीन है। ये बनवारी ने पेलाद और दूसरा पक्ष है वैष्णव पक्ष, इनको इनकी भाभी से उनका मेरे साथ दोस्ती कर लो, इस बात को लेके इन्होंने वोलीमा दिया कि आप लेडीज को इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। इस बात को लेके आज इनकी मारपीट हुई। वो किसी लड़के को लेकर आया, उनका कल हमारे को दबा के उनका माफी अभी मांग ले, नहीं कर ले तो माफी मांगने की लेके बात को लेके झगड़ा किया आपस में, दोनों पक्षों में मारपीट हुई। और जैसलमेर के रामगढ़ से खबर है, बेकाबू होकर एक कार पलट गई, 2 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई। तनोट रोड पर यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई।
श्रीकांत व्यास संवाददाता जैसलमेर हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, बेहद दर्दनाक हादसा इसे कहा जा सकता है क्योंकि तनोट रोड के ऊपर इस हादसे में कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। कुछ जानकारी मिल पाई किस तरीके से हादसा पेश आया? आशीष, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है उसको लेकर सुबह से ही जो है वो पुलिस की जान बचाने में लगी थी। 2 महिलाओं से 4 लोगों की मौत की जो है वो खबर आई थी, लेकिन कुछ ही देर पहले मिली जानकारी के अनुसार जो है एक और गंभीर रूप से घायल युवक की जो है वो मौत बताई जा रही है। इसको लेकर गंगानगर के ये लोग बताए जा रहे हैं रामगढ़ से तनोट दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रामगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर जो है वो इस सड़क दुर्घटना हुई है, जिसको लेकर एसपी डॉक्टर अजय सिंह भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी जो है वो मौके पर उनकी पहचान की जा रही है, उनकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो है पर्यटक इन दिनों जैसलमेर में आए हुए हैं, पूरा जैसलमेर जो है वो पर्यटकों से लबरेज है। इसी बीच इस तरह की जो है वो दुर्घटना हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने प्रयास किए कि ऐसी और दुर्घटना ना हो। उसको लेकर पुलिस पूरी यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने में लगी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो फास्ट ड्राइविंग जो है ऐसे हादसों की जो है वो वजह बनता है। पर्यटक इन दिनों जैसलमेर में है तो उनसे भी अपील की जा रही है। और जो ये 4 लोग हैं उनकी अभी तक शिनाख्त जो है वो क्या है, कुछ उनके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। गाड़ी के नंबर से जो है वो जानकारी मिली है कि जो है वो गाड़ी गंगानगर के पास ही किसी जगह की है और उसको पता जा रहा है। जी आशीष। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सरदार शहर से चूरू बारात में आ रही बारातियों से भरी एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक इलाके के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 4 दोस्त कार से बारात में शामिल होने के लिए चूरू आ रहे थे, तभी सामने से आ रही निजी बस को बचाने के चक्कर में कार सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे हादसा हुआ। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास स्थित गंगाराम की ढाणी में दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब घर में खेलते हुए 2 मासूम बच्चों की टांके में डूब जाने पर मौत हो गई। उन्हें बचाने के प्रयास में मां भी टांके में कूद गई और मां भी नहीं बच पाई। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। और बुलेटिन में अब बात करते हैं शहर हुई लूट की बड़ी वारदातों की। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में सीकर है, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलर्स से 1 किलो 70 ग्राम सोना लूट लिया। वहीं दूसरी तस्वीर पाली से है, जहां सीएमएस कंपनी का कैश कलेक्शन करने वाले युवक से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। यदि सड़क पर डीजल का टैंकर पलट जाए तो भला कौन उस डीजल को व्यर्थ बहने देगा। ऐसा ही मामला जोधपुर ग्रामीण पुलिस के देचू थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से हरियाणा के सिरसा की एक फैक्ट्री में सप्लाई के लिए जा रहा बायोडीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद लोग इसे लूटने के लिए बाल्टी और बर्तनों के साथ उमड़ पड़े। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग डीजल भरकर भाग रहे हैं। शायद ये लोग नहीं जानते कि बायोडीजल उनकी गाड़ी के इंजन को बर्बाद कर सकता है। और सीकर शहर में बीती देर रात लूट की बड़ी वारदात हो गई। यहां कार में सवार होकर आए बदमाशों ने शहर के एक नामी ज्वेलर से 1 किलो 70 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत 55 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रात भर पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। जानकारी के मुताबिक शहर के बीआर ज्वेलर्स के मालिक श्याम सुंदर रात को अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। अरिहंत हॉस्पिटल के पास में गली में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इनकी स्कूटी को रुकवाया। कार में से एक बदमाश उतरा और पिस्टल की नोक पर सोने से भरा थैला लेकर फरार हो गया।
किलो 70 ग्राम। कितना को लगभग कीमत कितनी है? कीमत को तो नकाब वगैरह लगा रखा था उसने या कुछ? नकाब, मुंह पर नकाब और रुमाल लगा रखी वाइट। कितना लोग? गाड़ी कौन सी? गाड़ी सफ़ेद कलर की, नंबर प्लेट ही को नहीं। कौन सी गाड़ी? गाड़ी जब तक आईडिया मारुति की स्विफ्ट ही। दुकान से घर जा रहा था तो अरिहंत हॉस्पिटल के पास में मेरी स्कूटी को रोक करके और मेरा थैला छीन करके ले गए, जिसमें 1 किलो सोना था। ले जाने वाले सफ़ेद रंग की गाड़ी में थे, वो गाड़ी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। पाली पुलिस ने 29 अक्टूबर को सीएमएस कंपनी के कैश कलेक्शन करने वाले युवक से 20 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया। पुलिस ने सीएमएस कंपनी के कर्मचारी और उसके ममेरे भाई युवक को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है, उन्हें नामजद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सीएमएस इन्फो सिस्टम का पूर्व कर्मचारी दीपक कंपनी में काम करता था, जिसे कंपनी द्वारा कैश में हेराफेरी करने की शिकायत आने पर हटा दिया गया था। उसके स्थान पर विकास चौहान को कैश कलेक्शन के लिए लगा दिया गया। दीपक इस बात से नाराज होकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने लगा। मस्तान बाबा कब्रिस्तान के पास चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मामले का खुलासा करके उसे पकड़ लिया। और बीकानेर के डूंगरगढ़ से खबर है, पानी की टंकी पर एक कर्मचारी चढ़ गया। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। पानी की टंकी पर 10 कर्मचारी चढ़े हैं। जलदाय विभाग में ठेके पर ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। गुहार लगाने के बाद भी फिलहाल इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये बीकानेर के डूंगरगढ़ से खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर 10 जलदाय कर्मचारी चढ़े हुए हैं। इनका कहना है कि 6 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, लिहाजा इनके जीविकोपार्जन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर ये इस टंकी पर चढ़े हुए हैं। जलदाय विभाग में ये सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। विक्रम जगरवाल संवाददाता बीकानेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये 10 लोग जो पानी की टंकी पर डूंगरगढ़ में चढ़े हुए हैं, जलदाय कर्मचारी बताए जा रहे हैं, क्या इनसे बात करने के लिए जलदाय विभाग से कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं तनख्वाह के अलावा? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये जलदाय विभाग में जो ठेके पर कर्मचारी लगे होते हैं, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल का संचालन किया जाता है वो इन ठेके के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से किया जाता है। और जलदाय विभाग के अधिकारियों को लगातार पिछले 6 महीने से ये लोग अपने वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो इनकी बात को अनसुना कर रहे हैं। और आज इसी का नतीजा है कि जलदाय विभाग के ऑफिस में बनी इस पानी की टंकी पर आज ये 10 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो अभी तक चढ़ चुके हैं टंकी पे और वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मौके पर कोई भी अधिकारी या जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है और कर्मचारियों की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द ठेकेदार से जो है वो भुगतान करवाया जाए, क्योंकि 6 महीने से जो इनको वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में इनको गाँव में, क्योंकि दूर दराज के जो डूंगरगढ़ उपखंड के जितने भी गाँव है वहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इन ठेके के कर्मचारियों के हाथ में रहती है और यही लोग ट्यूबवेल चलाकर गाँवों में जो है पानी की सप्लाई देते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलने से इन लोगों को वहाँ तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। जी, पुलिस को ये सूचना दी गई है और पुलिस के अधिकारी जो है वो अभी मौके पर पहुंचे हैं और लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारियों को भी सूचना इसकी दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी अधिकारी की पहुंचने की आधिकारिक सूचना हम तक नहीं पहुंच पाई है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर चूरू से, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एक चोर ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोपी ने पहले एक मोटर कबाड़खाने की दुकान का ताला तोड़ा, फिर फाइनेंस ऑफिस का ताला तोड़ा और बाद में मिठाई की दुकान का ताला तोड़कर उसमें घुस गया। मिठाई की दुकान के कारखाने में वो करीब 15 मिनट रहा, जहां से उसने काजू, मावा, केसर मिठाई में डालने वाला कलर चोरी किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी को सेंधमारी करते साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।
दो रूम है, उसमें सामने वाले रूम में बढ़ के वो उस पूरे कमरे को देखा है, हर चीज़ पर तोड़ी है। और अंदर एक झल्ली में 4 किलो काजू पड़े थे, एक भगोने में पड़े थे, वो भगोना काजू वाला भगोना और झल्ली वाला काजू दोनों में बैठक हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस समय जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उपचुनाव के नतीजों और आगामी चुनाव को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी वर्चुअली शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं को संबोधित किया। इस बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। बाकी लोग वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल हुए हैं। जयपुर में वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शिरकत कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, जसकौर मीणा भी भाजपा मुख्यालय से बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। और दिल्ली में बीजेपी का महामंथन इस समय चल रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ये जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। आगे बढ़ते हैं। और त्योहारों के दौरान हुए आवागमन के बाद सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर ट्वीट कर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, विशेषज्ञों का अनुमान है त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हम सभी को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना इत्यादि का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे त्योहारों के बाद भी खुशियां और उल्लास बना रहे। यूरोप के देशों में फिलहाल कोरोना के मामले बढ़े हैं। वहां गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीज अधिकांश वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही कोरोना से जीत का रास्ता है। आज अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी का दौरा कर रहे हैं। कोटा से रामगंज मंडी जाते वक्त रास्ते में कर्णेश्वर महादेव परिसर पहुंचे और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्मृति वन के नामकरण और लोकार्पण समारोह में शिरकत की। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने गायत्री परिवार के कार्यों की सराहना भी की। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने विश्व में अध्यात्म और धर्म की शक्ति को और मजबूत किया। हमेशा महत्व समझा, ये बात सही है कि संपूर्ण दुनिया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल को भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार की और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड भारत सरकार की देश में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। डॉक्टर अग्रवाल का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। वर्तमान में डॉक्टर अग्रवाल भाजपा राजस्थान के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। ये दुर्लभ तस्वीर अमूल के कामयाबी भरे सफर को मंजिल की ओर ले जाने वाले 3 प्रमुख हस्तियों की है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सही मायनों में भारत में अमूल दूध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड तक पहुंचाया। बीच में है त्रिभुवन दास पटेल, जिन्होंने खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कर क्रांति की नींव डाली। तीसरे महानुभव हैं डेयरी तकनीक के बड़े जानकार डॉक्टर HM दलाया, जिन्होंने अमूल के सफर को तेजी से आधुनिक बनाया। भारत ने टीकाकरण को लेकर बेहद ही सराहनीय काम किया है। अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अब भी हम अपनी पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लक्ष्य से काफी दूर हैं। जहां टीकाकरण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, वहीं अब भी डर और झिझक देखा जा सकता है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ राजस्थान के जोधपुर जिले में पहुंची, जहां स्वयंसेवी संस्था ग्राविस और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। नैनू देवी मृदुभाषी और बेहद ही शर्मीली 20 साल की नैनू अपनी सास के सामने बेहद ही कम बोलती हैं। 6 महीने की गर्भवती महिला ने टीका लगवाने से मना कर दिया और आखिरकार उन्होंने इसकी वजह हमें बताई। कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो। बीमारी होती थे, टीका क्यों लगाओ? डर लगे? डर क्यों लगे? नहीं लगाया, बहुत डर नहीं लगे। किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का? बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी, तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना है। राजस्थान के रेगिस्तान वाले इस जिले में एक ग्रामीण विकास विज्ञान समिति नाम का NGO टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? कुछ घरों के फासले पर रहने वाली इंदिरा देवी ने भी टीका नहीं लगवाया। उनका मानना है कि घरेलू नुस्खे कोविड-19 के इलाज के लिए काफी होते हैं। तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें। बकरे का मीट खाता हूँ, हाँ। सब्जी बना के खाता हूँ, हाँ। और जिम लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, हाँ। उसके बाद में पसीना होता है, हाँ। जाता। इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक कैसे रहेंगे? अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ। NGO के सदस्य ने इंदिरा को टीका लगवाने के लिए मना लिया। उन्हें समझाया गया कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं करता। इसके बाद इंदिरा को तुरंत ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया। इन लोगों को समझाना भी जरूरी है और बातचीत करने भी जरूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्राविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुंचे और लोग इसका फायदा लें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।